क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कैसे में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी में भारत, लोक और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 दोनों को एक साथ इसमें बताया गया है। क्योंकि दोनों चैप्टर छोटे छोटे थे तो मैंने एक साथ इनको ऐड कर दिया है। जो 6 नंबर चैप्टर है वो आपका भारत के संदर्भ में नियोजन और जो है सतत विकास है, और जो 7 नंबर चैप्टर है वो परिवहन और संचार व्यवस्था है। इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये ज्योग्राफी क्लास 12 एनसीईआरटी का 6ठा चैप्टर है, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। पहले हम सतत पोषणीय विकास की बात करेंगे। सतत विकास लक्ष्य रखा गया है। ये टोटल 17 लक्ष्य है, आप इस लिस्ट में पूरा देख सकते हैं। और इस लक्ष्य को प्राप्त करना है 2016 से 2030 तक, टोटल 15 वर्षों में ये सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना है। और टोटल 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। और याद रखना, इसे टिकाऊ विकास भी कहते हैं, इसे सतत विकास भी कहते हैं, इसे समपोषणीय विकास भी कहते हैं। तो कई नामों से ये जाना जाता है। तो कौन कौन से विकास है इसमें? पहला है आपका गरीबी उन्मूलन। दूसरा लक्ष्य है जो है भूखमरी को शून्य करना। तीसरा लक्ष्य है अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा है लैंगिक समानता। 6 नंबर पर है स्वच्छ जल और स्वच्छता। और 7 नंबर पर है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। 8 नंबर पर है जो है अच्छा कार्य और आर्थिक विकास। 9 नंबर पर है उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचा। 10 नंबर पर है असमानता कम करना। 11 नंबर पर है जो है टिकाऊ शहर और समुदाय। 12 नंबर पर है साझेदार उपभोग और उत्पादन। 13 नंबर पर है जलवायु कार्यवाही। 14 नंबर पर है जल के नीचे जीवन महासागरों में। और 15 नंबर पर है भूमि पर जीवन। 16 नंबर पर है शांति और न्याय मजबूत संस्थाएं, न्यायपूर्ण संस्थाएं। और 17 नंबर पर है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी। तो विश्व स्तर की साझेदारी 17 नंबर पर है, जो लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो टोटल 17 लक्ष्य को प्राप्त करना है 2016 से 2030 तक। और दुनिया भर की सरकारें इसमें लगी हुई हैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो सतत विकास क्या होता है मैंने बता दिया है, इसको इतना आपको याद रखना है। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है नियोजन किसे कहते हैं? तो नियोजन याद रखना, नियोजन को हम योजना कहते हैं। तो लिखा है नियोजन शब्द आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन में जो है प्रयोग होने वाले शब्दों का अंग है। आपने इस शब्द का प्रयोग अपनी जो है परीक्षा अथवा किसी पर्वतीय स्थल पर जाने के लिए भी तैयारी के संदर्भ में किया होगा। याद रखना, कभी हम योजना बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग काम करने के लिए। इसमें सोच विचार की प्रक्रिया, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु गतिविधियों का क्रियान्वयन सम्मिलित होता है। यद्यपि यह एक शब्द व्यापक है, परंतु इस अध्याय में आपका प्रयोग आर्थिक विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में किया गया है। अतः उस जो है तीर और तुक्का विधि से भिन्न है, जिससे सुधार और पुनर्निर्माण का कार्य किया जाता था। ठीक है, समानता नियोजन के 2 उप जो है गमन होते हैं। पहला होता है आपका खंडीय मतलब सेक्टरल नियोजन, और दूसरा होता है प्रादेशिक नियोजन। मतलब एक छोटे स्तर पर नियोजन होता है और एक बड़े स्तर पे होता है। खंडीय नियोजन का अर्थ है अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा विनिर्माण, जो है परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना और उनको लागू करना। ये जो है याद रखना है, ये कैसे है? ये खंडीय नियोजन कहलाता है। लेकिन अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें, पूरे प्रदेश की विकास करते हैं, तो उसे हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है आगे, किसी भी देश में सभी क्षेत्रों में एक समान आर्थिक विकास नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे देश में कहीं पे विकास ज़्यादा हुआ है तो कहीं पे विकास कम हुआ है। कुछ क्षेत्र बहुत अधिक विकसित हैं तो कुछ पिछड़े हुए हैं। विकास का यह असमान प्रतिरूप सुनिश्चित करता है कि नियोजक एक जो है स्थानिक पर जो है परिप्रेक्ष्य अपनाए तथा विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजना बनाए। इस प्रकार के नियोजन को प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। तो प्रादेशिक नियोजन किसे कहते हैं, यहाँ पे जो ये बताया गया यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, एक होता है प्रादेशिक नियोजन, एक होता है खंड अर्थात सेक्टोरल नियोजन होता है, योजनाएं होती हैं, इसी के अनुसार पर देश का विकास मतलब किया जाता है। ठीक है,
यहाँ पे लिखा है स्वतंत्रता के बाद जो है योजना कौन बनाता था, तो स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया, मतलब केंद्र सरकार योजना बनाती है, लेकिन धीरे धीरे विकेंद्रीकृत बहुस्तरीय योजनाओं की और कदम बढ़ाए गए, मतलब राज्य भी, केंद्र भी और जिला स्तर पे भी। तो लिखा है देखो, केंद्र पर, राज्य और जिला स्तर पर योजनाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी योजना आयोग की थी। तो योजना आयोग की जिम्मेदारी होती थी, ठीक है। लेकिन 1 जनवरी जो 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग ने ले लिया। तो नीति आयोग अब योजनाओं का निर्माण करती है। केंद्रीय और राज्य सरकारों को युक्तिगत तकनीकी सलाह देने के लिए भारत के आर्थिक नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीति आयोग स्थापित किया गया है। याद रखना, नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है कि राज्यों की भागीदारी को बढ़ाना है, जिससे तकनीकी विकास हो सके और राज्यों की सलाह से जो है आर्थिक विकास को और तेज किया जा सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है लक्ष्य जो है क्षेत्र नियोजन। तो लक्ष्य क्षेत्र नियोजन उसे कहते हैं जब किसी क्षेत्र में विकास हो रहा हो या किसी क्षेत्र में विकास ना हो रहा हो, तो दोनों की तुलना की जाती है। जिस क्षेत्र में विकास नहीं होता है वहाँ लक्ष्य के आधार पर नियोजन किया जाता है। तो लिखा है जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन क्षेत्रों में नियोजन जो है प्रक्रम को विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि एक क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके संसाधनों पर आधारित, किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विकास संसाधनों पर क्या होता है, आधारित होता है। लेकिन कभी कभी संसाधनों से भरपूर क्षेत्र भी पिछड़े रह जाते हैं, ठीक है। आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के साथ साथ तकनीकी और निवेश की आवश्यकता होती है। लगभग 1.5 दशक के नियोजन अनुभव से यह महसूस किया गया है कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन जो है ज़्यादा हो गया है भारत में। क्षेत्रीय और सामाजिक विषमताओं की प्रबलता को काबू में क्रम में रखने के लिए योजना आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह योजना उपागमों को प्रस्तुत किया, मतलब कि छोटे छोटे क्षेत्रों की योजना बना करके उसको विकास करने के लिए किया गया, जिससे भारत पिछड़ ना सके, ठीक है। तो वो क्षेत्र कौन कौन से थे, इसी को हमें यहाँ पर समझना है। तो लिखा है लक्ष्य क्षेत्रों की ओर इंगित कार्यक्रमों के कुछ उदाहरण, जैसे कमान नियंत्रण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो जहाँ सूखा पड़ता है उसके लिए अलग कार्यक्रम, जहाँ पर नदियाँ बहती हैं उसके लिए अलग कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग कार्यक्रम। इसके साथ ही लघु कृषि विकास संस्थान, सीमांत किसान विकास संस्थान आदि कुछ लक्ष्य समूह कार्यक्रम के उदाहरण हैं, जहाँ पर ये योजनाएं जो है प्राप्त करने के लिए काम किया जाता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचनाओं को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को तैयार किया गया। याद रखना, भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र है, जो जनजातीय क्षेत्र है, जो पिछड़े क्षेत्र है, वहाँ के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में अलग से योजना को बना करके और तब उसको जो है क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया। यही हमें इसको समझना है। अब हम इस पर समझेंगे सतत विकास किसे कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय। ये आपको एग्जाम में अगर आएगा तो आपको यही लिखना होगा, ठीक है। तो सतत विकास किसे कहते हैं, तो सतत विकास एक अंतर पीढ़ी विकास है। याद रखना, इसमें यह कहा गया है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए जो काम किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। लिखा है बहुत से विद्वानों ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पारिस्थितिकी पोषण पर प्रश्न उठाए थे। याद रखना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्या है, पहले हम इसके बारे में आपको बता देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी नहर जो है कहाँ बनाई गई, तो राजस्थान का ये क्षेत्र पूरा मरुस्थल है, तो यहाँ के कृषि विकास के लिए ही जो है एक नहर बनाई गई थी, उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। ये याद रखना, ये कहाँ से निकलती है, तो ये ब्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर यहाँ पर एक हरीके बैराज बना है और यहीं से ये नहर निकाली गई है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए इंदिरा गांधी नहर किस बैराज से या बांध से निकाली गई है, हरीके बैराज। और हरीके बैराज में कौन दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, तो ब्यास और सतलज के मिलने से जहाँ मिलती हैं वहीं पर हरीके बैराज बनाया गया है और यहीं से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। तो इंदिरा गांधी नहर का काम क्या है, तो याद रखना, ये राजस्थान का जो मरुस्थल का क्षेत्र है वहाँ पर नहरों का विकास किया गया है सिंचाई के लिए। तो इस क्षेत्र का अगर हम नहरों से विकास कर देंगे तो यहाँ पर कृषि ज़्यादा होगा, और जब कृषि होगा तो कृषि आधारित उद्योगों का विकास होगा, कुटीर उद्योगों का विकास होगा, और ये छोटा भी क्षेत्र जो है अपने आप में विकास की मुख्य धारा में शामिल हो जाएगा। तो याद रखना, इसी को इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है और ये मरुस्थल के क्षेत्र में जो है सिंचाई की सुविधा के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। आगे लिखा है पिछले 4 दशक में जिस तरह से इस क्षेत्र में विकास हुआ है, किस क्षेत्र में, जहाँ पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विकास किया गया है,
और इससे जिस तरह भौतिक पर्यावरण का निम्नीकरण हुआ है ने विद्वानों के इस दृष्टिकोण को काफी हद तक सही ठहराया है। मतलब जो यहाँ पे नहरों का निर्माण किया गया, यह एक मान्य तथ्य है कि इस कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पारिस्थितिकी की सतत पोषणता पर बल देना होगा। मतलब यहाँ पे सतत विकास के द्वारा अगर बल देंगे तो यहाँ पर इसका निर्माण किया जा सकता है। इसीलिए इस कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले प्रस्तावित 7 उपायों में से 5 उपाय पारिस्थितिकी संतुलन पुनः स्थापित करने पर बल दिया गया। पहला क्या उपाय था? पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है जल प्रबंधन नीति का कठोरता से क्रियान्वयन करना। तो जल प्रबंधन नीति के द्वारा हम सतत विकास को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है इस क्षेत्र के सस्य प्रतिरूप। सस्य प्रतिरूप मतलब होता है फसल चक्र। सस्य का मतलब होता है फसल में सामान्य जल संघन फसलों को नहीं बोया जाना चाहिए। इसका पालन करते हुए किसानों का बागाती कृषि के जो है अंतर्गत खट्टे फलों की खेती करनी चाहिए। इसे हम कहते हैं बागवानी खेती के अंतर्गत। ठीक है। इसके अलावा कमान क्षेत्र के जो है विकास कार्यक्रम जैसे नालों को पक्का करना, भूमि विकास और समतलन जो है बारबंदी करना, ये सब काम करके हम जल निकास की व्यवस्था को क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार जलाकांत और लवण से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार किया जा सकता है। मतलब जहां पर अधिक पानी भरा हो और लवणीय भूमि हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा है वनीकरण, वृक्षों का रक्षण, मेखला बनाना, चारागाह का विकास करना। इससे जो है क्या होगा? पर्यावरण को ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। इसके अलावा इस प्रदेश में सामाजिक सतत पोषणता का लक्ष्य जो है तभी हासिल किया जा सकता है यदि निर्धन आर्थिक स्थिति वाले भू आवंटित कृषकों के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय और संस्थागत सहायता उपलब्ध कराई जाए। तो इसलिए यहाँ पर विकास जो है और अच्छे से हो जाएगा और सबको भूमि भी मिल जाएगी। मात्र कृषि और पशुपालन के विकास से इस क्षेत्र में आर्थिक सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को साकार नहीं किया जा सकता। मतलब ये हुआ कि कृषि और पशुपालन से ही विकास नहीं हो सकता। इसके अलावा और क्या किया जाना चाहिए? तो कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलापों को अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों के साथ विकसित करना पड़ेगा। इनसे इस क्षेत्र में आर्थिक विविधीकरण होगा और मूल आबादी गाँवों, कृषि सेवा क्षेत्रों, सुविधा गाँव और विपणन केंद्रों, मंडी तक जो है ये संबंध स्थापित हो जाएंगे और वहां तक कार्यक्रम आसानी से पहुंच जाएगा। उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये चैप्टर बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। जो इंपॉर्टेंट था वही मैंने यहाँ पर बताया है। लिखा है प्रादेशिक नियोजन का संबंध किससे होता है? तो आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास करने से होता है। ठीक है। जो ITDP निम्नलिखित में से किस से संदर्भ है? तो याद रखना ये किससे संबंधित है? ये जनजातीय क्षेत्रों से है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं? तो यहाँ पर क्या किया गया है? तो यहाँ पर कृषि विकास के लिए काम किया गया है, जिससे सिंचाई सुविधा के द्वारा जिससे यहाँ पर जो है सतत विकास के लिए काफी प्रयास किया जा सके। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे, मैंने बता दिया है। इस चैप्टर में जितनी इंपॉर्टेंट चीज था मैंने बता दिया, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। याद रखना ये चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सतत विकास के बारे में बताया गया। जो मैंने आपको बता दिया है वही आपको वहां पर याद रखना है। ठीक है। ये क्लास 12 ज्योग्राफी NCERT का 7वां चैप्टर है, परिवहन और संचार। परिवहन और संचार के बारे में इसमें बताया गया है डिटेल में। हमें इसको देखना है भारत में संचार व्यवस्था कैसी है, यहाँ परिवहन कितने प्रकार का होता है, इनके बारे में डिटेल में बताया गया है। हम लोग शुरू करते हैं। और परिवहन हमारे देश में अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। तो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। ऊपर के एक जो है इंट्रोडक्शन के रूप में दिया गया है। लिखा है परिवहन और संचार का उपयोग एक वस्तु की उपलब्धता वाले स्थान से उसके उपयोग वाले स्थान पर लाने और ले जाने की हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है। मतलब कोई भी वस्तु जब उत्पादन होता है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन और संचार के द्वारा ही ले जाया जाता है। तभी हमारे जो है घरों तक वस्तुएं आसानी से पहुंचती हैं। मानव विभिन्न वस्तुओं, पदार्थों और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विभिन्न जो है विधियों का प्रयोग करता है। तो हमारे देश में परिवहन के कौन कौन से साधन होते हैं, इन्हीं के बारे में हमें जानना है। यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है, स्थलीय परिवहन, जलीय परिवहन और वायु परिवहन। तो स्थलीय जो परिवहन होता है उसमें सड़क, रेलवे, पाइपलाइन ये मुख्य रूप से है। जल में जो है आपका अंतः स्थलीय और महासागरीय मार्ग है। तो जल के द्वारा, जैसे नदियों के द्वारा, यहाँ नदियाँ होंगी और यहाँ पर सागर होगा। और वायुयान में जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ये परिवहन के हमारे देश में साधन है। ये वस्तुओं और व्यक्तियों सबको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थलीय परिवहन की। याद रखना हमारे देश में स्थलीय परिवहन के तहत सबसे अधिक व्यापार किया जाता है। तो लिखा है
ये ऐसा चैप्टर है, इसको लोग जल्दी पढ़ते नहीं है, लेकिन यहाँ से जब क्वेश्चन आता है तो गलत हो जाता है, इसलिए इसको एक बार समय निकाल के जरूर पढ़िएगा, जिससे क्वेश्चन आपके सही हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। भारत में मार्गों और कच्ची सड़कों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से किया जाता रहा है। आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास के साथ भारी मात्रा में सामानों और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पक्की सड़कों, रेल मार्गों का विकास किया गया है। रज्जू मार्गों, केबल मार्गों और पाइपलाइनों जैसे माध्यमों का विकास विशिष्ट सामग्रियों को विशिष्ट परिस्थितियों में परिवहन की मांग को पूरा करने के लिए किया गया है। अब स्थल मार्ग में सबसे पहले हम सड़क परिवहन की बात करेंगे। सड़क परिवहन हमारे देश में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवहन है। भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। तो पहले नंबर पे कौन है? तो नंबर 1 पर अमेरिका है और नंबर 2 पर भारत है, जहाँ पे सड़क जाल भारत की बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसकी कुल लंबाई जो है 62.16 लाख किलोमीटर है 2020-21 जो है की रिपोर्ट के अनुसार। इतना जो है लंबा भारत में सड़क मार्ग बनाया गया है। आगे लिखा है प्रतिवर्ष जो है सड़कों द्वारा लगभग 85% यात्री और 70% भार यातायात परिवहन किया जाता है। तो 85% लोग सड़कों के माध्यम से और 70% वस्तुओं का और भार मतलब वस्तुओं का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन सड़कों द्वारा किया जाता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है क्या है? ये सड़क है। छोटी दूरियों की यात्रा के लिए सड़क परिवहन अपेक्षाकृत अनुकूल होता है। तो छोटी यात्रा के लिए, छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन सबसे उपयुक्त परिवहन माना जाता है। यहाँ लिखा है जो है कि आप जानते हैं शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को सिंधु घाटी पाकिस्तान से लेकर बंगाल की जो है सोनार घाटी तक सुदृढ़ और संगठित समेकित रखने के लिए शाही राजमार्ग का निर्माण किया था। उसने निर्माण किया था उस सड़क का, उसका नाम था सड़क ए आजम। ठीक है, जो कोलकाता से पेशावर तक जोड़ने वाले इस मार्ग को जो है ब्रिटिश शासन के दौरान ग्रांड ट्रक रोड के नाम से पुनः नामित किया गया था। वर्तमान में यह अमृतसर से कोलकाता के बीच में स्थित है। तो याद रखना, इस सड़क का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। आप पहले इस मैप पर देख लीजिएगा, ये जो है ग्रांड ट्रक रोड का मैप दिया गया है। तो इसको 3 चरणों में याद रखना है। जब मध्यकाल था तो शेरशाह सूरी ने इस सड़क का निर्माण कराया था जो है, तो ये पाकिस्तान से लेकर बंगाल तक थी। वहां पे क्या कहते हैं, सिंधु नदी से। तो याद रखना, इसको जो है सड़क आजम कहते थे। जब ब्रिटिश शासन काल आया तो इसी को जो है ग्रांड ट्रक रोड जीटी रोड कहा जाने लगा और आज इसको जो है नेशनल हाईवे नंबर 2 बोलते हैं, जो अमृतसर से कोलकाता तक जाता है। तो कोलकाता से दिल्ली जो है 2 नंबर और दिल्ली से अमृतसर 1 नंबर। तो 1 नंबर 2 नंबर मिला करके ये आपका आज का ये मार्ग बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है राष्ट्रीय राजमार्ग पुरानी और नई जो है इसे जब जानकारी दी गई है, तो आप साइट पर जाकर के आप पता भी कर सकते हैं। लिखा है भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के से पहले तक आधुनिक प्रकार का सड़क परिवहन अत्यंत सीमित था। पहला गंभीर प्रयास जो है 1943 में नागपुर योजना बनाकर किया गया था। रजवाड़ों और ब्रिटिश भारत के बीच जो है समन्वय के अभाव के कारण यह योजना क्रियान्वित नहीं हो पाई थी। तो अगर पूछा जाए नागपुर योजना क्या है, तो नागपुर योजना भारत के जो देसी राजा थे और ब्रिटिश सरकार ने भारत में सड़क परिवहन के लिए ये योजना बनाई थी, नागपुर योजना। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए जो है एक 20 जो है वर्षीय सड़क योजना आरंभ की गई। हालांकि सड़कों का संकेंद्रण नगरों और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही रहा। ग्रामीण और जो है सुदूर क्षेत्रों में सड़कों का संपर्क लगभग नहीं के बराबर था। निर्माण और रखरखाव के उद्देश्य से सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों और राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों और ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में सड़कें कितने प्रकार की होती हैं, तो आपको बताना है सड़कें 4 प्रकार की होती हैं। एक होती है राष्ट्रीय महामार्ग NH जिसे कहते हैं, एक होता है राज्य महामार्ग HS कहते हैं, एक होता है जिला सड़कें, एक होती हैं ग्रामीण सड़कें। तो भारत में 4 प्रकार की सड़कें होती हैं। अब इस NCERT जो अच्छे से पढ़ेगा उसको ये बेसिक चीजें पता चल जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है राष्ट्रीय महामार्ग। तो राष्ट्रीय महामार्ग को याद रखना, इसका रखरखाव, इसको बनाने का काम केंद्र सरकार करती है। तो लिखा है वह प्रमुख सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित और अनुरक्षित किया जाता है राष्ट्रीय जो है महामार्ग के नाम से जानी जाती हैं। इन सड़कों का उपयोग अंतर्राज्यीय परिवहन, अंतर्राज्यीय मतलब ये हो गया देश के आंतरिक भागों में, ठीक है,
और सामरिक क्षेत्रों तक रक्षा सामग्री, सामरिक मतलब हो गया जो क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र जहाँ पर युद्ध होने की संभावना हो, वहाँ रक्षा सामग्री और सेना के आवागमन के लिए होता है। ये महामार्ग राज्यों की राजधानियों, प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पत्तनों और रेलवे जंक्शन को भी जोड़ते हैं। तो सड़कें क्या करती हैं? तो सड़कें याद रखना राजधानियों को जोड़ती हैं, जैसे दिल्ली को जो लखनऊ से, दिल्ली को चंडीगढ़ से, दिल्ली को आपका जो है क्या कहते हैं जयपुर से, प्रमुख नगरों को जोड़ती हैं। महत्वपूर्ण पत्तन जो बंदरगाह होते हैं उनको भी सड़कें जोड़ती हैं, और रेलवे जंक्शन को भी सड़कें जोड़ती हैं। अगर रेलवे में यात्रा करना हो तो हमें सड़क से ही तो जाना पड़ेगा। राष्ट्रीय महामार्ग की लंबाई जो 1951 में कितनी थी? 19,700 किलोमीटर से बढ़ करके 2020 में ये 1,36,440 किलोमीटर हो गई है। 2020 के आंकड़ा के अनुसार बताया गया है। राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 2% है। अभी आप समझ सकते हैं कि भारत में अगर 100% सड़क है तो मात्र 2% सड़कें राष्ट्रीय महामार्ग है, अर्थात नेशनल हाईवे हैं। यह याद रखना, केवल 2% है, किंतु यह सड़क यातायात के 40% भाग का वहन करती है और 40% लोगों का यातायात इसी पर निर्भर है। आगे लिखा है भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का जो है परिचालन 1995 में हुआ। यह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वयंशासी निकाय है। इसे राष्ट्रीय महामार्गों के विकास, रखरखाव और परिचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही यह राष्ट्रीय महामार्गों के रूप में निर्दिष्ट सड़कों की गुणवत्ता सुधार करने के लिए एक शीर्ष संस्था भी है। कौन? तो याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। ठीक है, तो यही भारत में सड़कों का निर्माण करती है, नेशनल हाईवे का। ठीक है, यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे जो है कितना था। तो राष्ट्रीय महामार्ग कितना है? तो 1,36,440 किलोमीटर है, और राज्य मार्ग कितना है? तो 1,76,818 किलोमीटर है। तो याद रखना, इन दोनों को मिला लेंगे तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक दिया गया है, योजना दी गई है, राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजनाएं। भारत के राष्ट्रीय महामार्ग के विकास में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो लिखा है पहली जो परियोजना है वो है स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज आप इस मैप पे देख सकते हैं, जो 4 महानगरों को जोड़ा गया है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 महानगर कौन कौन जोड़े गए हैं? तो दिल्ली को, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इनको जोड़ा गया है 4 जो है महामार्गों को। इसे हम चतुर्भुज कहते हैं। आप देख सकते हैं चतुर्भुज आकार का ये मैप पे आपको यहाँ पर दिखाया गया है। लिखा है इसके अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबी 4 और 6 लेन वाले उच्च सघनता के यातायात गलियारे शामिल हैं। इस पर 4 और 6 लेन की सड़कें बनाई जाती हैं, जो देश के 4 विशाल महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज की जो योजना शुरुआत की गई थी, यह 2003 में की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की योजना थी सरकार की। स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण के साथ भारत के इन महानगरों के बीच समय, दूरी और यातायात की लागत महत्वपूर्ण रूप से क्या हो गई? कम हो गई। अब आसानी से आ जा सकते हैं। ठीक है, और आपको ये भी बता देते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये भारत का मैप है, ये दिल्ली है, ये मुंबई है, ये चेन्नई है और ये कोलकाता है। तो 2 नंबर राष्ट्रीय जो आपको यही है आपका क्या? स्वर्णिम चतुर्भुज है। तो 2 नंबर नेशनल हाईवे नंबर 2 दिल्ली को कोलकाता से, नेशनल हाईवे नंबर 8 जो है दिल्ली को किससे? मुंबई से, और नेशनल हाईवे जो है 4 ये किससे जोड़ता है? तो ये चेन्नई से, ये 4 नंबर है, और नेशनल हाईवे नंबर 5 ये आपका चेन्नई से कोलकाता को। तो याद रखना 2, 8, 4 और 5 यही चतुर्भुज योजना के हिस्से हैं। यही उनके नेशनल हाईवे के नाम हैं, जो इसको पूरा एक चतुर्भुज योजना का आकार देते हैं। तो आप इसको याद रखना, ये सब क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं। एक है आपका उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा, जो आप इस मैप पे देख सकते हैं। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो गलियारा है, तो उत्तर दक्षिण गलियारे का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ा गया है। ठीक है, तो याद रखना जो उत्तर दक्षिण गलियारा है ये श्रीनगर से कन्याकुमारी जाता है, जबकि पूर्व और पश्चिम गलियारे का उद्देश्य असम में सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को जो है जोड़ा गया है। याद रखना, अगर पूछा जाए पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ से है, तो असम में सिलचर से लेकर के गुजरात में पोरबंदर तक है। तो ये आपका उत्तर और दक्षिण गलियारा हो गया। और आपसे ये भी पूछा जाए उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, तो ये झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे है राज्य महामार्ग। जो राज्य की सड़कें होती है इनका रख रखाव राज्य सरकार करती है। तो लिखा है इन मार्गों का निर्माण और अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा
किया जाता है। यह राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालय तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हैं। ये मार्ग राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े होते हैं। इनके अंतर्गत देश की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 4% आता है। तो 4% सड़कें राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा 2% ये आपका राज्य महामार्ग के अंतर्गत आते हैं, जो राज्य हाईवे होते हैं। अब हम बात करेंगे जिला सड़कों की। तो लिखा है ये सड़कें जिला मुख्यालय और जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के बीच संपर्क मार्ग का कार्य करती हैं। इनके अंतर्गत देश भर में कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 14% आता है। ठीक है, इसके बाद है कौन सी सड़कें हैं? ग्रामीण सड़कें हैं। तो लिखा है ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। भारत की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 80% हिस्सा ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक सड़कें कौन सी होती हैं, तो ग्रामीण सड़कें हैं, 80% हैं। ग्रामीण सड़कों के घनत्व में प्रादेशिक विषमता पाई जाती है, क्योंकि ये भूभाग की प्रकृति के से प्रभावित होते हैं। तो मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे थोड़ा कम पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है जो है आगे अन्य सड़कें, कुछ अन्य सड़कें भी होती हैं। लिखा है अन्य सड़कों के अंतर्गत सीमा सड़कें, मतलब सीमांत सड़कें जो सीमा बनाई जाती हैं, और अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग आते हैं। मई 1960 में सीमा सड़क संगठन जो है BRO को देश के उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा से सटी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के तीव्र और जो है समन्वित सुधार के लिए माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने और अच्छा तैयारियों को मजबूत प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। यह एक अग्रणी बहुमुखी निर्माण जो है अभिकरण है। इसने अति ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में चंडीगढ़ को मनाली से जो है, ठीक है, ये सब सड़कें बनाई गई हैं। आगे दिखाता हूं मैं। मनाली हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख से जोड़ने वाली सड़कों को बनाया जाता है। तो याद रखना, ये जो सीमा सड़क संगठन होता है वो जो बॉर्डर पे सड़कें होती हैं, जहाँ पर जैसे पाकिस्तान, चीन, जो बॉर्डर सड़कें होती है उनको बनाने का काम करती है, और पर्वतीय सड़कों को यही बनाती हैं। ठीक है, तो लिखा है लेह तक लद्दाख से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण किया गया है। यह सड़क जो है समुद्र तल से लगभग कितना है 4270 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। तो ये सब काम कौन करता है? सीमा सड़क संगठन करता है, जो सीमाओं की सड़क को निर्माण के रूप में ये लोग क्रियान्वित करते हैं। सामरिक दृष्टि से, मतलब सामरिक मतलब कि वर्तमान दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों, संवेदनशील क्षेत्र किसे कहते हैं? जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे जो है आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं, या जहाँ पर जो है बॉर्डर के क्षेत्र होते हैं, में सड़कें बनाने व अनुरक्षण करने के साथ साथ BRO अति ऊंचाई वाले बर्फ क्षेत्रों में बर्फ हटाने की जिम्मेदारी भी संभालता है। अगर कहीं बहुत ज़्यादा बर्फ जमा हो जाती है तो उसको भी यही हटाता है। अंतर्राष्ट्रीय महामार्गों का उद्देश्य पड़ोसी देशों के बीच भारत के साथ प्रभावी संपर्कों को उपलब्ध कराते हुए सद्भावपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है। तो इसके लिए बहुत सारी सड़कें अंतर्राष्ट्रीय भी बनाई जाती हैं। ठीक है, अब यह देख सकते हैं लद्दाख में जो है खादुला ला पास है, यहाँ से सड़कें देखो गुजरते हुए जा रही हैं। इतनी ऊंचाई पे पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ये आपका बाघा बॉर्डर पर की सड़कें जो लाहौर से बस आ रही थी, ये उसको दिखाया गया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग हो गया। श्रीनगर में मुजफ्फराबाद के मध्य जो है ये अटल सेतु, अमन सेतु बनाया गया है, अमन सेतु। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से भारत पाकिस्तान के बीच सड़कें बनी गई हैं और यहाँ से गाड़ियाँ आती जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे, क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल जो है कितना है 9.2 किलोमीटर सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लो स्पीति से मतलब जोड़ती है, लाहौर स्पीति से। पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला की जो है औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाया गया है। तो अटल सुरंग का निर्माण अभी किया गया है हाल में, जो मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है, और याद रखना पीर पंजाल की पहाड़ी में स्थित है। यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है जो है दक्षिण भारत में बेंगलुरु और हैदराबाद, उत्तर प्रदेश में दिल्ली, कानपुर और पटना महत्वपूर्ण केंद्रों में जो है क्यों उभरे हुए हैं? याद रखना, क्योंकि ये सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका विकास ज़्यादा हुआ है। यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, क्या आप जानते हैं भारतमाला एक प्रस्तावित जो है बृहद योजना है? तो भारतमाला योजना याद रखना, यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं। भारतमाला योजना ये भारत के
जो है जो पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल से सीमा लगने वाले क्षेत्र हैं उसके लिए सड़क का निर्माण किया गया है, जो गुजरात से जो है पश्चिम बंगाल तक इस सड़कों का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसमें रेलवे का, इसमें जो है आपका ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, इसी में जो है आपका सड़क निर्माण होगा। तो कुल मिला करके ये भारतमाला योजना आप देख सकते हैं मैप पे, इसको जो बनाया गया है तो लिखा है ये बहुत अभी महत्वपूर्ण योजना अभी हाल में बनाई गई है। लिखा है तटवर्ती भागों से लगे हुए राज्यों की सड़कों का विकास सीमावर्ती भागों तथा छोटे बंदरगाहों को जोड़ना है। पिछड़े इलाकों, धार्मिक स्थलों जो है पर्यटन स्थलों को जोड़ना है। सेतु भारत परियोजना के अंतर्गत 1500 बड़े पुलों और 200 सेतु जो रेल और ओवर ब्रिजों का निर्माण करना है। ठीक है, और इसके अलावा जो है 900 किलोमीटर के नए घोषणा किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिला मुख्यालय से इन्हें जोड़ देना है, इसीलिए इस योजना का निर्माण किया गया है। अब बात करेंगे रेलवे परिवहन। भारतीय रेल जाल विश्व के सर्वाधिक जो है लंबे रेल जालों में से एक है। यह माल और यात्री परिवहन को सुगम बनाने के लिए साथ साथ आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। याद रखना, रेलवे क्या करती है, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को भी जोड़ती है। जब रेलवे यूपी से बिहार जाती है, बिहार से बंगाल जाती है, बंगाल से असम जाती है, असम से जो है अरुणाचल प्रदेश जाएगी, या फिर दिल्ली से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से दक्षिण भारत, तो संस्कृतियों को क्या करती है, आपस में विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने का काम रेलवे करती है। आगे लिखा है भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में हुई थी, जब लॉर्ड डलहौजी भारत का जो है गवर्नर जनरल था। अब मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्मित की गई थी। देश में भारतीय रेल सरकार का विशालतम एक तरह से उद्योग है। भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई जो है कितना है, तो 67,956 किलोमीटर है, जो है कब 2019 और 20 के अनुसार। इसका अति विशाल आकार केंद्रीकृत रेल प्रबंधन तंत्र पर अत्यधिक दबाव डालता है। अतः भारतीय रेल को 16 मंडलों में विभाजित किया गया है, नहीं अब करंट अफेयर हो गया है, 17 मंडल में इसको भारत के रेलवे को अलग अलग बांटा गया है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं जैसे यहाँ पे सेंट्रल, यहाँ पे अलग अलग रेलवे मंडल बटे, जैसे सेंट्रल रेलवे मुंबई में है, ईस्टर्न कहाँ है, कोलकाता में है, ईस्ट सेंट्रल कहाँ है, हाजीपुर में है, बिहार में है, क्वेश्चन पूछा भी गया कई बार। ईस्ट कोस्ट कहाँ है, भुवनेश्वर में है। नॉर्दर्न कहाँ है, नई दिल्ली में है। नॉर्थ सेंट्रल कहाँ है, इलाहाबाद में है। ठीक है, इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न कहाँ है, गोरखपुर में है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कहाँ है, मालीगांव गुवाहाटी में है। नॉर्थ वेस्टर्न कहाँ है, जयपुर में है। साउदर्न कहाँ है, चेन्नई है। साउथ सेंट्रल कहाँ है, सिकंदराबाद है आपका तेलंगाना में। साउथ ईस्टर्न कहाँ है, कोलकाता में है। साउथ ईस्ट सेंट्रल कहाँ है, बिलासपुर में है। साउथ वेस्टर्न कहाँ है, हुबली में है। वेस्टर्न कहाँ है, मुंबई में चर्च गेट है। ठीक है, और जो है बेस्ट सेंटर का है, जबलपुर में है। और इसमें 17वां जो नंबर जुड़ा है ये आपका कौन है, तो ये है आपका कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो ये 17 नंबर पे रेलवे जोन में आने लगा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप जानते हैं रेल की पटरी 3 प्रकार की होती है। एक होती है बड़ी लाइन, एक होती है मीटर लाइन, एक होती है छोटी लाइन। तो यह सबको दिया गया है, इसको आप एक बार देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारतीय रेलवे ने मीटर और नैरो गेज रेल मार्गों को ब्रॉड गेज में बदलने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया। तो हमारे यहाँ जो छोटे छोटे रेल मार्ग थे उनको क्या किया जा रहा है, अब बड़ा किया जा रहा है और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक भी किया जा रहा है। देखो लिखा भी है, इसके अतिरिक्त वाष्प चालित इंजनों के स्थान पर डीजल और विद्युत इंजनों को लगाया गया है। इस कदम से रेलों की गति बढ़ने के साथ साथ उनकी ढुलाई क्षमता भी बढ़ गई है। रेलवे द्वारा चालित वाष्प इंजनों के प्रतिस्थापन से रेलवे स्टेशनों के पर्यावरण में भी सुधार हुआ है। ठीक है, आजकल देखा होगा स्वच्छ भारत अभियान के तहत बायो टॉयलेट भी बनाया जाने लगा है। आगे लिखा है मेट्रो रेल ने भारत में नगरीय परिवहन व्यवस्था में क्रांति ला दी है। तो आजकल देखा होगा बहुत बड़े बड़े शहरों में मेट्रो बन रहा है, जैसे आपका वाराणसी हो गया, जैसे आपका लखनऊ हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया। ठीक है, डीजल चालित बसों की जगह अब सीएनजी चालित वाहनों के साथ साथ मेट्रो रेल का परिचालन जो है नगरीय केंद्रों के वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ध्यान रखना, जब से मेट्रो चली है तब से जो है दिल्ली में अगर बात करें तो यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण में काफ़ी कमी आई है। यहाँ लिखा है आपका ब्रिटिश जो है उपनिवेशवाद के दौरान से ही शहरी क्षेत्र कच्चा माल सामग्री उत्पादन क्षेत्र, बागान और अन्य व्यावसायिक
फसल क्षेत्र, पहाड़ी स्थल, छावनी क्षेत्र कहते हैं उसे, जहाँ पे सेना होती है, रेल मार्गों से अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। ब्रिटिश काल में हुआ था। यह मुख्य रूप से संसाधनों के शोषण हेतु विकसित किए गए थे। देश की जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन रेल मार्गों का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी किया गया। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोकर रेलवे का विकास है। कोकर रेलवे का विकास कैसे हुआ आगे बताता हूं मैं। जो भारत के पश्चिमी समुद्री तट के साथ मुंबई और मंगलुरु के बीच सीधा संपर्क स्थापित कराता है। तो ये काम किया गया हमारे देश में। बात करते हैं कोकर रेलवे की। तो कोकर क्षेत्र किसे कहते हैं, तो मान लीजिए मैप है ये, ठीक है। तो याद रखना कोकर रेलवे, याद रखिए कोकर क्षेत्र किसे कहते हैं, तो सूरत से लेकर के और गोवा तक के क्षेत्र को हम कोकर तट कहते हैं। तो इस क्षेत्र में रेलवे का निर्माण किया गया है, क्योंकि पश्चिमी घाट में क्या है कि अगर रेलवे चलती है तो यहाँ पर पहाड़ियाँ टूट टूट के गिरने लगती हैं, क्योंकि उससे कंपन होता है। तो यहाँ रेलवे का विकास किया गया, उसका नाम रखा गया कोकर रेलवे। तो कोकर रेलवे बहुत ही जो है एक जटिल इंजीनियरिंग प्रक्रिया थी जिसको बनाया गया है, और जिससे कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में जो है परिवहन बहुत अच्छा हो गया है। तो 1998 में कोकर रेलवे का निर्माण भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह जो है 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, पूछा गया है। इसे अभियंत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग का एक अनूठा चमत्कार माना जाता है। यह रेल मार्ग 146 नदियों और जो है धाराओं और 2000 पुलों और 91 सुरंगों को पार करता है। इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग भी है। इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र राज्य भागीदार हैं, ठीक है। तीनों मिलकर भागीदार ने मिलकर इसको मतलब राज्यों ने मिलकर इसको बनाया है, भागीदारी की है, ये आपको याद रखना है। तो ये बहुत जटिल प्रक्रिया थी जिसको जो है भारतीय रेलवे के इंजीनियरों ने इसको जो है बना के पूरा किया है, जिससे यहाँ पे परिवहन बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत में जल परिवहन की। तो जल परिवहन दो प्रकार का हमारे देश में, एक राष्ट्रीय है और एक अंतर्राष्ट्रीय है। तो लिखा है भारत में जलमार्ग यात्री और माल वाहन जो है दोनों के लिए परिवहन की एक महत्वपूर्ण विधा है। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है तथा भारी और स्थूल सामग्री के परिवहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह ईंधन दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन प्रणाली है। इस परिवहन को दो प्रकार से बांटा जाता है, अंतःस्थलीय जलमार्ग और महासागरीय जलमार्ग में, ठीक है। ये सरल क्यों है और पर्यावरण अनुकूल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण नहीं होता है और बहुत ही सुगम तरीके से परिवहन हो सकता है। तो लिखा है अंतःस्थलीय जो है जलमार्ग जो देश के अंदर में है। रेल मार्गों के आगमन से पहले यह परिवहन की प्रमुख विधा थी। जब हमारे देश में रेलवे का विकास नहीं हुआ था तो यही मार्ग चलता था। हालांकि इसे रेल और सड़क परिवहन के साथ संगठित मतलब कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा है, ठीक है। तो रेलवे और सड़क के आगे इसको प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन का भी सामना करना पड़ा, ठीक है। इसके अतिरिक्त नदियों के जल को सिंचाई हेतु बांट देने के कारण मतलब नहरों द्वारा इनके मार्गों की अधिकांश भाग नौ संचालन योग्य नहीं रह गए, क्योंकि नदियाँ गहरी नहीं रहीं तो बड़े बड़े जहाज नहीं चल सकते हैं। इस समय भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा जल मार्ग नौकायन हेतु उपलब्ध है, जो देश के परिवहन में लगभग 1% का योगदान देता है। इसके अंतर्गत नदियाँ, नहरें, पश्च जल, इसे हम बैक वाटर कहते हैं, ये तटीय क्षेत्रों में होता है, और सकरी खाड़ियाँ शामिल हैं, जैसे आपका खंभाती खाड़ी। वर्तमान में 5,685 किलोमीटर प्रमुख नदी जो है जलमार्ग जो है चपटे तल वाले व्यापारिक जो है जलपोतों द्वारा नौकायन योग्य हैं, ठीक है। तो कौन कौन से आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है उत्तर पूर्वी नदी परिवहन का एक दिया गया है, दे सकते कितने लोग इस पे बैठ के नाव पे एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, ठीक है। आगे लिखा है यहाँ पे लिखा है देश में राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास, अनुरक्षण तथा निगमन हेतु 1986 में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया था। निम्नलिखित जलमार्ग सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग वर्तमान में भारत में कितने हैं उनके बारे में यहाँ विवरण पूरा दिया गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो याद रखना भारत में वर्तमान में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, लेकिन वर्तमान में 6 राष्ट्रीय जलमार्ग चल रहे हैं, ये बात याद रखना। लेकिन टोटल 111 घोषित किए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 10 अन्य जलमार्गों को भी पहचान की गई है। अब 10 नहीं हो गया, अब 111 हो गया है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे पहला जो जलमार्ग है
वो देखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग पर नंबर 1 कौन है, तो ये हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया तक गया है, 1620 किलोमीटर है, गंगा नदी पर बनाया गया है। याद रखना यहाँ पर कहाँ कहाँ, जैसे आपका हल्दिया से फरक्का तक, फरक्का से पटना तक और पटना से इलाहाबाद तक इसकी दूरी है टोटल 1620 किलोमीटर। ठीक है, ये किस नदी पर है, गंगा पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 ये सदिया धुबरी के बीच में है, 891 किलोमीटर है, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है डिब्रूगढ़ से, और यह बांग्लादेश तक जो है इसके परिवहन को बढ़ाया गया है। 3 नंबर है आपका जो है कोट्टापुरम से कोल्लम विस्तार, ये 168 किलोमीटर है, ये आपका कहाँ पर है, तो ये पश्चिमी तटीय नहर केरल में स्थित है, याद रखना। ठीक है, और चौथा जो है आपका कहाँ पर है, काकीनाडा से पांडुचेरी तक किया गया है, गोदावरी कृष्ण नदी पर बनाया गया है, ये 6 नंबर, ये 4 नंबर है, ये आपको याद रखना है। और 5 नंबर जो है ये मताई नदी पर महानदी डेल्टा में बनाया गया, ब्राह्मणी नदी बनाया गया है। ठीक है, और याद रखना जो 6 नंबर है वो आपका बराक नदी पे बनाया गया है, यहाँ पे नहीं दिया है, तो आप नोट कर लीजिएगा, वो बराक नदी पे बनाया गया है। कहाँ पर, तो याद रखना वो असम में बनाया गया है, जो है भांगी, जो एक भांगी स्थान है वहाँ उसको पहुँचाया गया है, तो याद रखना उसका मैप आप ये देख सकते हैं, ये 6ठा नंबर का जो है दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा इनमें टोटल जितने भी राष्ट्रीय जलमार्ग हैं सबका मैप के थ्रू मैंने बता दिया है, इसको अभी आप देख करके याद कर सकते हैं, और यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है इसके माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग किस नदी पर कहाँ अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा है जो है जल का अंतःस्थलीय जलमार्गों में अपना विशिष्ट महत्व है, ये परिवहन का सस्ता जो है साधन उपलब्ध कराने के साथ साथ केरल में भारी संख्या में पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। तो याद रखना केरल में जो है लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं नाव पे। ठीक है, तो वहाँ के जो है टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ जो है बल्लाम काली इसी जो है पश्च जल में आयोजित होता है, उसका नाम है जो है वेबनाथ झील, ये केरल में है, और नौका दौड़ का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा है महासागरीय मार्ग, भारत के पास द्वीपों सहित लगभग 7,517 किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री तट है। तो भारत का लगभग कितना लंबा है, 7,517 किलोमीटर का लंबा तट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वर्तमान में भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह बनाए गए हैं। तो 13 प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं ये पूरी लिस्ट दे दी गई है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो 13 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पूरे भारत में हैं। ठीक है, और 200, ये 185 लिखा है, लेकिन अब वर्तमान में 200 जो है राष्ट्रीय जो है बंदरगाह भारत में स्थित है। भारत की अर्थव्यवस्था के परिवहन सेक्टर में महासागरीय मार्गों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में भार के अनुसार लगभग 95% और मूल्य के अनुसार लगभग 70% विदेशी व्यापार महासागरीय मार्गों द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ इन मार्गों का उपयोग देश की मुख्य भूमि और द्वीपों के बीच परिवहन के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग वायु जो है परिवहन की। तो लिखा है वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है गमनागमन का तीव्रतम साधन है। इसने यात्रा समय को घटाकर दूरियों को कम कर दिया है। यह भारत जैसे विस्तृत देश के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ दूरियां बहुत लंबी हैं और भूभाग और जलवायु दशाएं अत्यंत विविधतापूर्ण है। इसलिए भारत में वायु परिवहन का विकास बहुत जरूरी है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी, जब इलाहाबाद से नैनी की तक 10 किलोमीटर की दूरी पर हेतु वायु डाक परिचालन प्रारंभ किया गया था। वायु के द्वारा डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी इलाहाबाद से नैनी के बीच में पहली बार 1911 में, लेकिन इसका वास्तविक विकास देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुआ। भारतीय वायु प्राधिकरण जो है एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय वायु क्षेत्र के सुरक्षित सक्षम वायु यातायात और जो है बेमानिकी मतलब होता है जो सेना के विमान होते हैं, संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, पवन हंस हेलीकॉप्टर जो है एक सेवा होती है। तो जो हेलीकॉप्टर सेवा होती है उसको हम पवन हंस कहते हैं। पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो पर्वतीय क्षेत्रों में सेवारत है। जैसे आप कोई वैष्णो देवी जाता है, अमरनाथ यात्रा जाता है या कहीं और जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन के लिए, तो वहाँ पे पवन हंस द्वारा ही उनको लाया और ले जाया जाता है, और उत्तर पूर्वी सेक्टर में व्यापक रूप से पर्यटकों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त पवन हंस लिमिटेड मुख्यतः पेट्रोलियम सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी प्रदान कराता है। तो जो पेट्रोलियम उत्पादन होता है वहाँ भी यही हेलीकॉप्टर द्वारा लोग आते और जाते हैं। अब बात करेंगे
तेल और गैस पाइपलाइन। तो तेल और गैस पाइपलाइन भारत में जो है आप इस मैप पे देख सकते हैं, इसके द्वारा तेल और गैस का जो है परिवहन होता है। तो परिवहन का एक ये भी सबसे सस्ता साधन माना जाता है। ठीक है, तो परिवहन का ये भी एक पार्ट होता है, गैस और जो है तेल पाइपलाइन। पाइपलाइनें गैसों और तरल पदार्थों की लंबी दूरी तक परिवहन हेतु अत्यधिक सुविधाजनक और सक्षम परिवहन प्रणाली है। ठीक है, लिखा है आगे, यहाँ तक कि इनके जो है द्वारा ठोस पदार्थों को भी घोल या गारा में बदलकर परिवाहित किया जाता है। ठीक है, पाइपलाइन के माध्यम से। हमारे देश में तो कम, लेकिन दुनिया में बहुत ज़्यादा इसका परिवहन होता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासन के अधीन स्थापित ऑयल इंडिया लिमिटेड तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण मतलब खोज करना, उत्पादन और परिवहन में काम करती है। इसे 1959 में एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। किसे? तो OIL को। एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी देशापारीय पाइपलाइन असम के नहरकटिया 6 से बरौनी कहाँ पे बिहार में तेल शोधन कारखाने तक का निर्माण जो है IOL द्वारा किया गया है। तो आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ देखिए आप वहाँ पे असम के नहरकटिया से और जो है कहाँ पर, तो बिहार में जो है बरौनी तक जो है पाइपलाइन कैसे आई है। और ये जो है 1959 में बिछाई गई थी। तो वहाँ बरौनी में क्या है, रिफाइनरी है और असम से तेल आता है, तो उस रिफाइनरी में तेल शुद्ध होता है। ठीक है, आगे लिखा है जो है इसे 1966 में और आगे कानपुर तक विस्तारित किया गया। गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन, प्रसंस्करण और उसके आर्थिक उपयोग के लिए उसका विपणन करने के लिए की गई थी। ध्यान रखना, गेल इंडिया लिमिटेड जो है एक सरकारी कंपनी है। इसका काम क्या है, तेलों का प्राकृतिक गैस का परिवहन करना, उसका जो है शुद्ध करना उसे, और उसे आर्थिक उपयोग के लिए उसका वितरण करना। ये किसका काम है, तो गेल इंडिया लिमिटेड का काम है गैस के लिए। गेल द्वारा निर्मित 1700 किलोमीटर की लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HBJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन से ने मुंबई हाई और बसीन क्षेत्र गैसों को पश्चिमी और उत्तरी भारत में विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ रखा है। याद रखना, ये जो HBJ गैस पाइपलाइन है, याद रखना 1700 किलोमीटर है। आप इस मैप पे देख सकते हैं। ठीक है, ये पाइपलाइन याद रखना हजीरा गुजरात से चलती है, मध्य प्रदेश के विजयपुर होते हुए उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक आती है। ठीक है, और यहाँ तक जो है गैस को परिवहन करती है। इन गैस पाइपलाइनों ने भारतीय गैस बाजार के विकास को गति प्रदान की है। कुल मिलाकर भारत के गैस बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस जो है कंट्री पाइपलाइनों 1700 किलोमीटर से बढ़ करके जो है 18,500 किलोमीटर तक जो है 10 गुना से अधिक हो गया है। आज इसको जो है बहुत लंबा फैला दिया गया है और पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश भर में सभी गैस स्रोतों और उपभोक्ता बाजारों को जोड़कर गैस ग्रिड के रूप में जल्द ही 34,000 किलोमीटर से अधिक तक जो है पहुंचाने की संभावना जो है ये सरकार ने लक्ष्य रखा है। अब आते हैं हम लोग संचार जाल की बात कर लेते हैं। संचार व्यवस्था कैसी है? मानव ने कालांतर में संचार के विभिन्न माध्यम विकसित किए हैं। आरंभिक समय में ढोल या पेड़ के खोखले तने को बजाकर आग या धुएं के संकेतों द्वारा या तीव्र धावकों की सहायता से संदेश पहुंचाए जाते थे। उस समय घोड़े, ऊंट, कुत्ते, पक्षी और अन्य पशुओं को भी संदेश पहुंचाने के प्रयोग में लाया जाता था। आप लोग कई फिल्मों में देखा भी होगा कि चील का, कबूतर का उपयोग करते थे। आरंभ में संचार के साधन ही परिवहन के साधन होते थे। डाकघर, तार, प्रिंटिंग प्रेस, दूरसंचार उपग्रहों की खोज ने संचार को बहुत तीव्र और आसान बना दिया। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में विकास ने संचार के क्षेत्र में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण योगदान भी दे दिया। ठीक है, तो आज संचार व्यवस्था में भारत में बहुत ज़्यादा क्रांति आ चुकी है। संदेश पहुंचाने के लिए उपयोग संचार की विभिन्न विधाओं का उपयोग करते हैं। मापदंड और गुणवत्ता के आधार पर संचार साधनों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जाता है। एक संचार के साधन क्या है? एक होता है वैयक्तिक, एक होता है सार्वजनिक। दूरभाष, टेलीफोन, टेलीग्राम, ईमेल, फैक्स, इंटरनेट, ये वैयक्तिक हो गया। और सार्वजनिक से रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, उपग्रह, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, जनसभाएं, गोष्ठियां और सम्मेलन, ये सब क्या हो गए? तो ये सब जो है आपका
ये सार्वजनिक हो गए, तो इनके माध्यम से भी काम किया गया है। ठीक है, तो व्यक्ति संचार तंत्र क्या होता है आप इसको देख सकते हैं, यही जो लिखा है इंटरनेट होता है। ठीक है, और ईमेल होता है, इस सब के माध्यम से ये बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपका उपग्रह संचार है, तो उपग्रह संचार के बारे में थोड़ा पढ़ देते हैं। तो लिखा उपग्रह संचार की स्वयं में एक विधा है और यह संचार के अन्य साधनों का भी नियमन करता है। तो उपग्रह के माध्यम से सारे संचार जुड़े हुए हैं। हालांकि उपग्रह के उपयोग से एक विस्तृत क्षेत्र का सतत और सारिक दृष्टि प्राप्त करने वाले होने के कारण उपग्रह संचार आर्थिक और सामरिक कारणों से महत्वपूर्ण है। उपग्रह से प्राप्त चित्रों का मौसम के पूर्वानुमान, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, सीमा क्षेत्रों की चौकसी के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बहुत तरह के उपग्रह हमारे देश में हैं, जैसे आपका ये जो है नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इनसेट कहते हैं, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम जो IRS कहते हैं, इनसेट होते हैं, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। ठीक है, एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है जो दूरसंचार जो है मौसम विज्ञान संबंधी अवलोकनों और विभिन्न आय आंकड़ों और कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे इन चीज़ों को एक मतलब वैसे बता दिया कि इसको आप देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट था मैंने इसमें आपको बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में बांटा गया है, तो आप 17 में बांट दिया गया है, ना कि 16 में। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 जो है किस नदी पर और किन स्थानों को जोड़ता है, तो गंगा नदी पर है, हल्दिया से इलाहाबाद के बीच में है। निम्नलिखित में से किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था, 1923 में किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने बता दिया है। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी बता दिया, आप इसको जरूर देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।